हेलो दोस्तों, आई होप आप और आपकी फैमिली में सब लोग सही होंगे। तो आज हम एक और आईपीओ रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आईपीओ जो 5 से 7 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। अगर हम इसकी अलॉटमेंट की बात करें तो वो 8 फरवरी को होगी और लिस्टिंग की बात करें तो वो 12 फरवरी को आपको अलॉटमेंट मिलेगी। ठीक है जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एपीजे सुरेंद्रा दी पार्क होटल के बारे में। तो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। इसमें आएगा पहले एपीजे सुरेंद्रा का आईपीओ का जीएमपी क्या रहेगा, कंपनी काम क्या करती है, आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या रहेंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब चलते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जो लिस्टिंग गेन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम जीएमपी की बात करें ना, तो अभी जीएमपी पे जो ताजा अपडेट मिल के आ रहा है ना, तो इसमें अपडेट ये मिल के आ रहा है कि आपको 14% का जीएमपी मिल के आ रहा है, यानी कि आपको पर शेयर 22 से लेके 25 रुपए तक फायदा हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट के चांसेस देखूँ ना, तो आपको जो पर शेयर है 22 से 25 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, और लोड साइज यहाँ पे 96 है। तो यहाँ पे मिनिमम आपको प्रॉफिट के चांसेस है 2000 और मैक्सिमम है लगभग 2400 रुपए। तो ये आपको प्रॉफिट के चांसेस मिल रहे हैं 14% के जीएमपी के अंदर। ठीक है, लेकिन देखा जाए जो हमारा क्राइटेरिया है ना किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, वो 20% का रहता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और जो यहाँ पे मिल रहा है ना जीएमपी वो 14% है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया कम है, तो हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि आईपीओ में हम अप्लाई करें या ना करें। एक चीज और भी है कि जो ये जीएमपी होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 5 फरवरी फर्स्ट डेट अप्लाई करने की, तो हमें 5 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा, नजर बना के रखनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे जो होता है ना, जो लिस्टिंग होती है ना, ठीक है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं होती। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि कंपनी है क्या और करती क्या है। दोस्तों जो एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल है ना, ये बेसिकली 1987 में बने थे। ठीक है, और ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, यानी कि होटल्स बिजनेस में है। इनका ब्रांड नेम जो है दी पार्क है। ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स नेम है, दी पार्क हो गया, दी पार्क कलेक्शन हो गया, जॉन बाय द पार्क हो गया, जॉन कनेक्ट बाय द पार्क, स्टॉप बाय जॉन हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके काइंड ऑफ ब्रांड नेम है जो एक एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स की चेन के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है वाई एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल, ये ही क्यों, मतलब इसमें क्या सी खास बात क्या है। इसमें खास बात ये है कि अगर 31 मार्च 2023 का डाटा देखें ना हम, तो कंपनी के 80 रेस्टोरेंट्स हैं, नाइट क्लब्स एंड बार है, जो मतलब कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, और अगर दूसरा हम बात करें, इन कंपनी के रेस्टोरेंट्स हैं जिनके खुद के ब्रांड नेम है, जैसे जेन हो गया, लोटस हो गया, ऐश हो गया, सैफरॉन हो गया, फायर हो गया, इटालिया हो गया, लव हो गया, बाजार हो गया। तो इस तरह के इनके काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जो बड़े बड़े ब्रांड के नेम पे एप्लीकेबल है। तो अब आता है दोस्तों कि आईपीओ जो ला रही है कंपनी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस कंपनी के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो यह है कि जो उनके कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग चल रही है, जिन्होंने कुछ उधार ले रखा है, तो उनको उसको रीपेमेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कि जो डेली बेसिस पे उनको अपना एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो उसके लिए बेसिकली ये दो मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी पैसा कमा रही है या नहीं कमा रही, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। तो फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू अगर देखा जाए 2021 की क्लोजिंग में इनका रिवेन्यू टोटल 190 करोड़ था, जो 2022 की क्लोजिंग में बढ़कर 260 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 70 करोड़ का रिवेन्यू बढ़ गया है। ठीक है, और अगर मैं 31 मार्च 2023 की बात करूँ तो यही रिवेन्यू 524 करोड़ हो गया, यानी कि देखा जाए एक साल के अंदर रिवेन्यू लगभग डबल हो गया है। और अभी 6 महीने की बात करूं, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक बात करूं, तो ये रिवेन्यू 272.31 करोड़ रुपीज़ है। तो देखा जाए यहाँ पर जो रिवेन्यू है ना, जो कंपनी का है वो बढ़ रहा है, जो कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। बातें हैं दूसरे पैरामीटर के ऊपर, यानी कि कंपनी के एसेट के ऊपर। तो अगर मैं कंपनी के एसेट की बात करूँ ना, तो 31 मार्च 2021 में ये एसेट की जो वैल्यू थी 1280 करोड़ रुपए थी, जो एक साल बाद यानी कि 2022 से घटकर सिर्फ 5 करोड़ से घटकर 1275 करोड़ रह गई। 2023 की जब क्लोजिंग हुई मार्च की, तो इनके जो एसेट की वैल्यू है 1360 करोड़ 61 करोड़ रह गई अप्रोक्सीमेटली। तो देखा जाए यहाँ पर लगभग एसेट की जो वैल्यू है लगभग 90 करोड़ बढ़ी है।
ठीक है। और अगर लास्ट के 6 महीने की बात देखा जाए तो यानी कि 30 सितंबर की क्लोजिंग में देखा जाए तो ये असेट की टोटल रिवेन्यू अगर असेट की वैल्यू देखा जाए तो 1382 करोड़ रुपए है। जो देखा जाए असेट की इनकी वैल्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, यानी कि प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही। तो प्रॉफिट में अगर देखा जाए ना तो 2021 के अंदर क्लोजिंग जब उन्होंने की थी तो इन्होंने प्रॉफिट नहीं काइंड ऑफ देखा जाए तो 75 करोड़ का लॉस किया था। तो और वो लॉस एक साल बाद घटकर 28 करोड़ का रह गया। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए एक साल के अंदर लॉस के अंदर जो उनका प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं कहेंगे लॉस ही कहेंगे, तो लॉस के अंदर कमी आई है। ठीक है, और 2023 की जब क्लोजिंग हुई थी ना 31 मार्च की, तो इन्होंने क्या किया था ना, अपनी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया था। यानी कि जो लॉसेस थे ना उनको कन्वर्ट करके इन्होंने पॉजिटिव देखा जाए प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। तो उनको 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, और अब अगर 6 महीने की बात की जाए ना तो 22.95 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो देखा जाए स्टार्टिंग में देखा जाए तो उनका प्रॉफिट माइनस में था। अब कंपनी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन होने लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा जाए ना, जो की जो वैल्यूज है ना फाइनेंशियल की, जो रिवेन्यू हो गया, एसेट्स हो गया और ये प्रॉफिट हो गया ना, वो देखा जाए अगर मैं एसेट एंड रिवेन्यू को निकाल दूं ना, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो काइंड ऑफ एवरेज रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है ना वो काइंड ऑफ थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेट में है कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। के बाद आती है RONW वैल्यू यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो देखा जाए यहाँ पे 9% की है सिर्फ, और वो भी काइंड ऑफ नॉर्मल जो रेंज होती है उससे कम है। ठीक है, अब RONW वैल्यू क्या होती है, जो आप प्रॉफिट, जो कंपनी को पैसा दे रहे हो ना, तो इन्वेस्टर का जो पैसा है कंपनी उसको प्रॉफिट में कितना कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वो होती है RONW रेशियो। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी की RONW रेशियो 15% से कम होती है ना तो कंपनी दिखाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर यही RONW वैल्यू 20% से ऊपर होती है तो कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियली सक्सेसफुल मानते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ना RONW वैल्यू है ना 9% है, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइन है। दोस्तों अब बात करते हैं एपीजे सुरेंद्र पार्क आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो जो आईपीओ की अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग की डेट की बात करूँ ना तो 5 फरवरी को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 7 फरवरी को क्लोज हो रहा है। प्राइस बैंड की बात करूं मैं तो एक शेयर का प्राइस 147 से लेके 155 तक रहेगा पर शेयर का प्राइस। और अगर मैं लॉट साइज की बात करूं तो आपको 96 के लॉट में मिलेगा, यानी कि आपको देखा जाए तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 14,112 से लेके 14,880 तक रहेगी पर लॉट के हिसाब से। अब आता है ऑफर डिटेल, यानी कि कंपनी कितना पैसा उठा रही है। तो जो एपीजे सुरेंद्र पार्क हॉस्पिटल की कंपनी है ना ये, तो 920 करोड़ रुपए आईपीओ से उठा रही है, जिसमें जो फ्रेश इशू है 600 करोड़ का है, यानी कि 600 करोड़ रुपए ये पब्लिक से उठा रही है। और अगर मैं बात करूँ ना ओएफएस की, यानी कि ऑफर फॉर सेल की, वो 320 करोड़ रुपए है, यानी कि जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना वो 320 करोड़ के अपने शेयर बेच रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्री इशू शेयर होल्डिंग, यानी कि जो इन्वेस्टर्स के पास है ना इस आईपीओ से पहले कितने परसेंटेज शेयरिंग है और आईपीओ के बाद कितने परसेंटेज शेयरिंग रहेगी। तो आईपीओ से पहले जो शेयरिंग रहेगी ना वो 94.18% है, और आईपीओ खत्म होने के बाद जो उनके पास शेयरिंग रहेगी 68.13% रहेगी। यानी कि देखा जाए जो इसके इन्वेस्टर्स है ना अपने 26% शेयर को डाइल्यूट कर रहे हैं, जो एक देखा जाए एक अच्छा साइन है, बिकॉज उनके पास जो मेजोरिटी शेयर होते हैं ना 51% वो उनके पास रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एप्लीकेशन डिटेल के ऊपर। तो देखा जाए ना आप दो तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं अप्लाई एज अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो उसमें क्या होगा, रेगुलर के अंदर आप लगभग 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं, और हाई नेटवर्थ HNI के अंदर आप 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। तो अभी जैसे आईपीओ जो है 5 फरवरी को आ रहा है, ठीक है, तो इसमें अभी टाइम पड़ा है, लगभग 4 से 5 दिन पड़े हैं। तो हमें उसी दिन पता लगेगा कि आईपीओ कितने परसेंट सब्सक्राइब हो रहा है। तो उस टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नज़र बना के रखनी पड़ेगी, और हम तब डिसाइड करेंगे कि हमें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स ले रखे हैं। तो जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यानी कि RONW वैल्यू। तो जो RONW वैल्यू होती है ना 15 से 20% तक की वैल्यू जो होती है अच्छी होती है आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे RONW की वैल्यू है ना इस
आईपीओ के अंदर वो 9% है, जो देखा जाए काइंड ऑफ एवरेज वन है और डिक्लाइनिंग है। ठीक है, जीएमपी की बात करें ना हम यहाँ पे, तो जीएमपी जो हमें मिल रहा है ना इस आईपीओ के अंदर, वो लगभग 14% का मिल रहा है, यानी कि 22 से 25 रुपए का आपका प्रॉफिट हो सकता है इस मतलब आईपीओ के अंदर। लेकिन जो हमारी जो क्राइटेरिया है, हमारा क्राइटेरिया जो है 20% का मिनिमम क्राइटेरिया है, तो देखा जाए उस क्राइटेरिया से जीएमपी अभी डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर होंगे ना, जो पैसे लगाने वाले होंगे, वो कंफ्यूजन में होंगे कि हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें एक काइंड ऑफ अ कैच ये है कि जो मैंने बताया था ना कि जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ना, वो मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि आईपीओ 5 से 7 फरवरी के बीच में मतलब क्लोज हो रहा है, तो आपको इन 3 दिनों के अंदर जीएमपी के ऊपर नजर बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इसको आईपीओ में अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आईपीओ से रिलेटेड ना इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो इसमें जो पहली स्ट्रेंथ आती है ना, वो है कि कंपनी की पैन इंडिया पोर्टफोलियो है, कि इनके पास ओन होटल है, खुद के होटल है, लीज कर रखे हैं या फिर होटल्स को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और इनमें जो ऑक्यूपेंसी रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसके अलावा जो कंपनी की फाइनेंशियल है, ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा जो F&B या एंटरटेनमेंट का कंट्रीब्यूशन है ना, वो होटल इंडस्ट्री के इस बिजनेस को उठा के रखा हुआ है। ठीक है, और इनके पास एक डेडिकेटेड और कमिटेड लीडरशिप टीम है, जो एक काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड बना के रखती है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए। तो ये कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ है, जो कंपनी के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव साइन है। तो अब आते हैं कंपनी के कुछ रिस्क पॉइंट के ऊपर। तो इसमें जो है एक रिस्क पॉइंट ये है कि जो इनका रिवेन्यू है ना, टॉप के 5 होटल से आता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी उन 5 होटल्स के ऊपर ही है। ठीक है, सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट इनका ये है कि इनके पास ना नेगेटिव कैश फ्लो है। यानी कि नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है, जो इनके पास कैश आ रहा है ना, वो कम है, और जो स्पेंड कर रहे हैं, जो कैश जा रहा है ना, वो ज़्यादा है, तो नेगेटिव कैश फ्लो है। इसके अलावा जो इस इनकी कंपनी के अंदर है ना, इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली बोल सकते हैं, हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा अगर बात करूँ ना, इनके जो जैसे मैंने बताया था शुरू में 2021 के अंदर या 22 के अंदर देखा जाए ना, तो इनका प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो लॉसेज हुए थे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कंपनी के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं नटशेल के अंदर बात करूँ ना, तो कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। तो आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करना है। पहला है कि आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, सेकंड है जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, थर्ड जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बोलता हूँ, आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो आईपीओ रिव्यू के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए चैनल फाइनेंस विद चाहत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।